जो साथी आ रहे हैं उनके लिए नाश्ते का भी प्रबंध है, वो नाश्ता भी करते रहे, लंच भी होगा, बाद में होगा, कोई जाए ना, आते रहे भैया। और जिन्होंने नाश्ता नहीं किया उनसे निवेदन है कि सैंडविच का नाश्ता है और कोल्ड ड्रिंक है वो ग्रहण करते रहे, प्रोग्राम बीच बीच में चलता रहेगा। इसके बाद में चंद्रवती सबलाना जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए, बाबा साहब जी का पुष्पांजलि अर्पित करें। पवन जादौरिया जी वो भी आए, बाबा साहब जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। खूबराम जी आगे की कार्रवाई। अब फिर वही क्वेश्चन मैं निवेदन करूंगा, अगला क्वेश्चन पूछने के लिए श्री सुभाष सोगड़िया जी आए। ये क्वेश्चन बोलेंगे और ध्यान से। रायगढ़ जागृति संघ की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विवाह कब और किससे हुआ था? एक बार पुनः सुने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विवाह कब और किससे हुआ था? लेखराज जी ने हाथ खड़ा किया, लेखराज चंद्र जी आए। 1906 रमाबाई जी और क्या नहीं, दो शादियां होगी। से करी थी जो ब्राह्मण समाज से थी। ठीक है, लेखराज चांदोलिया जी के लिए क्लैपिंग। इसका पूरा आंसर ये था, वो अप्रैल 1906 में रमाबाई से एवं 15 अप्रैल 1948 को सविता अंबेडकर जी से। अप्रैल 1906 में डॉक्टर साहब का
सम्मानित करने के लिए लेखा जी आगे आए। जोरदार तालियां। मास्टर जी, हमारे मास्टर जी एमपीडी स्कूल के अंदर टीचर है और इनको दिल्ली सरकार ने इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, लेखराज चांदोले जी। अब प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री नेत्राम पिंगोलिया जी से, अखिल भारतीय रैगर समाज धर्मशाला रामदेवरा जी के अध्यक्ष है। तो आप सबको आज इस अम्बेडकर जयंती के ऊपर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि जागृति मिशन जो मादीपुर से निकलकर आज एक मंदिर से निकलकर एक अच्छी जगह प्रोग्राम करे, उसके लिए मैं आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को। जैसे कि मैं हर इनके प्रोग्रामों के अंदर आता रहा और आता हूँ, और अब जब भी एक प्रोग्राम करते हैं, इन्होंने इससे पहले अभी तक हम अम्बेडकर जी के नाम से 18 शोभा यात्राएं निकाली, 18 शोभा यात्राएं निकाली, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और आज एक अलग अम्बेडकर जी के नाम से विचार गोष्ठी जो इन्होंने रखी है, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने इनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने ज़्यादा स्कूल नहीं गया हूँ। 10वीं के बाद में फेल होने के बाद में मैं घर पे बैठ गया था, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। साथ में एक बहुत बड़ी मैं आपको खुशखबरी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बैंक की यूनियन से, और एक मेरा दोस्त रिजर्व बैंक के अंदर है, बहुत बड़ा अधिकारी है डाटा समाज से, उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि अमेरिका के अंदर एक बाबा साहब के नाम से एक लाइब्रेरी बन रही है। अगर मोदी साहब का दोस्त अगर जीत जाता तो वो जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन अभी इसके अंदर 1-1.5 साल और लगेगी। एक हमारे कैनरा बैंक के अंदर ईश्वर रातावाल जी ऑफिसर अधिकारी थे बहुत बड़े, भगवान दास रातावाल जी जो पूर्व दिल्ली प्रांत पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनके छोटे भाई थे। तो उस लाइब्रेरी के अंदर भी ईश्वर रातावाल जी जो कैनरा बैंक के अंदर एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके नाम से भी बड़ी रैगर समाज के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उनके नाम से भी उनकी लाइब्रेरी के अंदर ईश्वर रातावाल जी के नाम से उस लाइब्रेरी के अंदर एक जो टेबल है वो ईश्वर रातावाल जी के नाम से भी बुक है, वहाँ पर उनके नाम की प्लेट लगी हुई है ईश्वर रातावाल जी के नाम से। ये मेरे समाज के लिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे, क्योंकि मैं बैंक की यूनियन से जुड़ा रहता हूँ, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। और आगे भी आप लोगों को शायद एक चीज और पता होगा कि अमेरिका के अंदर एक 8वीं किताब के अंदर एक मैथ का एक क्वेश्चन है, वो खूबराम जाजोरिया जी के नाम से आज तक भी उनकी किताब के अंदर है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ा हूँ, मेरे तक ये बस इतना ही जानता हूँ बाबा साहब के। मैं भी अपने बच्चों को ये इसीलिए के लिए कहता रहा कि पढ़ो लिखो, वो बच्चे पढ़े लिखे नौकरी लगे अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं इनकी बाबा साहब की देन है। और जो बाबा साहब बताते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, तो मेरे समाज के सभी संस्थाओं के जितने भी यहाँ पर अधिकारी बैठे, पदाधिकारी बैठे, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि हम लोग सब एक रहें, किसी के बारे में कुछ ना बकवास, कुछ ना सुने और ना करें। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि हम भी बाबा साहब की इन्हीं बातों पर चलकर हमारे समाज का उद्धार करें। बस यही बात है। जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद नेत्राम पिंगोलिया जी। पिंगोलिया जी ने बहुत अच्छे विचार दिए और उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हम नहीं मान सकते पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि पढ़े लिखों को ज्ञान देते हैं।
बजाइए एक बार फिर से बच्चे के हौसला अफजाई के लिए। बच्चे के हौसला अफजाई के लिए मैं निवेदन करूंगा आनंद सोकरिया जी से, वो आए बच्ची को पुरस्कार दे। आनंद सोकरिया जी, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे रैगर जागृति मिशन के सलाहकार श्री खूबराम समराणा जी, वो आपको रैगर जागृति मिशन के बारे में बताएंगे। खूबराम समराणा जी। देवी और सज्जनों, आज जो ये कार्यक्रम रैगर जागृति मिशन के माध्यम से हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रैगर जागृति मिशन की स्थापना कब और क्यों कैसे हुई। 2 अक्टूबर 1999 को रैगर जागृति मिशन की स्थापना की गई थी। 7 सदस्य थे। उनका परिवार में आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम करने के लिए ग्रुप बनता है, तो 7 आदमियों का ग्रुप था। तो उसके अंदर सर्वप्रथम श्री देवेंद्र सक्करवाल जी को अध्यक्ष बनाया गया। श्री देवराज माचरपुरिया जी, श्री परमानंद मुंडोकिया जी, श्री जयकिशन परसोया जी, स्वयं मैं खूबराम समराणिया, श्री ओम प्रकाश कानखेड़िया जी और श्री जवाहरलाल उजुड़िया जी। इसकी स्थापना करने के बाद परिवारों का आपस में मेल जोल रहा कि हम पुरुष तो जो है रहते हैं आपस में, लेकिन महिलाओं का भी आपस में एक दूसरी महिलाओं से संपर्क करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। और 18 शोभा यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हर वर्ष 14 अप्रैल को 18 बार शोभा यात्रा निकाली और आज ये 19वां कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारा जो कार्य क्षेत्र था माजीपुर था, तो माजीपुर के विष्णु मंदिर में पहले कोई गेट नहीं था, तो उस गेट के अंदर से वहां पर गाय कुत्ते वगैरह सब घूमते रहते थे। तो लोग समाज के कहते थे कि यार आप लोगों का अच्छा काम है तो आप इसको तो गेट लगवाओ। तो हम सिर्फ 7 आदमियों ने अपने खुद के स्वयं के पैसे इकट्ठे करके और करीब 48,000 रुपए के अंदर वो गेट बनवाया। उसका मजबूत गेट था और आज उसका दोबारा से जो है पंचायत में पुनर्निर्माण करा करके उसका भव्य रूप दे दिया गया है। मिशन के हमने 3 उद्देश्य रखे थे: शिक्षा, रोजगार और वैवाहिक। शिक्षा के माध्यम के लिए हमने हमारे जो उस समय सचिव थे श्री जवाहरलाल उजुड़िया जी के घर पर F111-12 के अंदर एक ट्यूशन सेंटर खोला कि हमारे जो बच्चे थे 10वीं और 12वीं के अंदर बोर्ड के अंदर जो है कम नंबर लाने की वजह से पीछे रह जाते थे, तो हमने टीचर रखा, मतलब उसको वेतन के ऊपर टीचर रखा कि पैसा तुम्हारा है, तनख्वाह तुम लोगे, लेकिन पढ़ाई हमारे हिसाब से बढ़िया होनी चाहिए। तो हमने उनको वेतन दे करके उस समय भी 5,000 रुपए सन 2000 के अंदर 5,000 रुपए प्रति माह उसको दे करके उसको ट्यूशन सेंटर पढ़ाया। उसके देखरेख करने के लिए, मतलब उसकी अवलोकन करने के लिए श्री भोरलाल शास्त्री जी, हमारे जो शिक्षाविद थे माजीपुर के अंदर, श्री रामसुख सोनवाल जी, उस समय दिल्ली की महापौर श्रीमती मीरा कंवरिया जी, ये कई लोग आए और उन्होंने सबने उसकी तारीफ की। इसके अलावा जब शोभा यात्रा निकालते थे तो सबको ताज्जुब होगा कि जो सब्जी बेचने की रेडी होती है उस रेडी के ऊपर चालू किया, क्योंकि आज हम सिर्फ समाज नगर समाज के यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ जो माजीपुर के अंदर अम्बेडकर पार्क बना हुआ था, अम्बेडकर जी की मूर्ति थी, उसमें भारतीय जनता महासभा के लोगों का कब्जा था। एक तरह से कार्यक्रम करते थे और हमारे समाज के लोग, कोई 9 बजे जा रहा है, कोई 9:15 जा रहा है, कोई 9:30 जा रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है, तो उनकी कहीं गिनती नहीं होती थी, अलग अलग जगह पे जाके बैठते थे। तो हमने ये रैगर जागृति मिशन ने प्रण किया कि हम रैगर समाज विष्णु मंदिर से प्रारंभ होकर के और लोगों को बताएंगे कि आज 14 अप्रैल को किस चीज की छुट्टी है। तो वो रेडी के ऊपर चालू करते करते और इतने भव्य स्तर पर आ गए कि करीब 500 लोग उसके अंदर शामिल होने लगे और उसके अंदर जगह जगह लोगों ने उसके स्वागत के लिए, अल्पाहार बांटने के लिए कई जगह 15-20 जगह जो है वो उसका स्टॉल लगाते थे। तो इस प्रकार से रैगर जागृति मिशन ने 18 बार भव्य शोभा यात्रा निकाली। पढ़ाई के लिए जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो विष्णु मंदिर के जो ऊपर का हाल था उसके अंदर गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बच्चों के लिए क्लासें चालू की गई। उसके संवर्धन में हमारे
श्री रामलाल मौर्य जी ने रायगढ़ जागृति मिशन को सम्मानित किया था कि ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, तो बच्चे गर्मियों के अंदर कहीं नहीं जाए और अपने यहाँ पढ़ करके उसके अंदर भी टीचर रखे गए, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के और साइंस के 4 सब्जेक्ट के टीचर रख करके वहाँ पर उनको शिक्षा दिलाई गई। और आपको एक जानकारी बड़ी होगी, खुशी होगी कि हमारे समाज की बहुत सी संस्थाएं हैं, सब कार्यक्रम भी बहुत करती है। मेरा ये मानना है कि रायगढ़ जागृति मिशन एक ऐसी संस्था है जिसके परिवार के सभी सदस्यों के पूरे परिवार सहित उस कार्यक्रमों के अंदर, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे आज का ये कार्यक्रम हो, पूरे परिवार सहित, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, महिलाएं हो, सब लोग उसमें शामिल होते हैं। ये रायगढ़ समाज के लिए हमारे संस्था के गौरव की बात है कि हम सभी जो है उसके लिए आते हैं। समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, रायगढ़ जागृति मिशन को अगर निमंत्रण मिलता है तो सभी जो है हमारे सदस्यों की भरसक कोशिश होती है कि उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, चाहे वो रामकथा का हो, चाहे और भी मंदिर के प्रबंधक कमेटी के कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम होता है, पंचायत के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मादीपुर हो, नांगलो हो, कहीं पर भी होते हैं, हम उसके अंदर रायगढ़ जागृति मिशन के सदस्य उसके अंदर कोशिश करते हैं। इसी प्रकार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्री योगेंद्र चावल जी पूर्व महापौर जी बैठे हैं, इनकी संयोजकता के अंदर जो छठा रायगढ़ महासम्मेलन हुआ उसके अंदर रायगढ़ जागृति मिशन की टीम पूरी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो ज्यादातर हमारे सदस्य डी ब्लॉक के थे, एक डी ब्लॉक के अंदर ही से 3 बसें जो है वहां से भरी गई, मादीपुर के और निजी क्षेत्रों से हमारे जो बी ब्लॉक में सुभाष सोगरे जी है, भारतीय सोगरे जी, सभी लोग जो थे सबने मिल करके और यहाँ पर इतनी व्यवस्था करी कि मादीपुर से संख्या अच्छी है। वो तो बसों की थोड़ी सी समस्या हो गई थी कि जितनी बसें आई थी पूरी भर करके गई, और जो कलश यात्रा थी, कलश यात्रा के लिए एक हमने निवेदन किया था योगेंद्र जी से कि एक बस जो है महिलाओं के लिए जो है मादीपुर से दी जाए, तो उसके अंदर मादीपुर की महिलाओं की भरकर के पूरी बस जिसमें जब महिलाएं के कलश यात्रा में नाम लिखवाया गया और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के अंदर रायगढ़ जागृति मिशन ने अपना पूरा योगदान दिया है। तो और जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, हम ज्यादातर सदस्य जो है अपना धन जो है उसकी हेल्प करते हैं आपस में मिलकर के। इसके साथ ही एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम जब सुख दुख के साथी लोगों के हम दो ग्रुप के अंदर एक दूसरे के सुख दुख में आते हैं, तो हमारे जो उपप्रधान थे श्री लेखराज माचर जी, उनके हाथ में प्रॉब्लम हो गई और वो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति खराब थी। तो हमने जब उनका यहाँ पंजाबी बाग के अंदर एमजीएस हॉस्पिटल के अंदर उनका दाखिला हुआ तो उसका बिल जो है 39,000 रुपए का बिल बन गया था, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उस बिल को भुगतान किया जाते। तो हमने जो हमारे सदस्य थे, 6 सदस्य बाकी थे, उन्होंने सबने आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन करके और उनका जो है वहां से बिल पेमेंट किया और सफदरजंग के लिए रेफर कराया, मतलब उसमें किसी से नहीं, और हमने जो है अपने स्वयं के खर्चे से सब दोस्तों ने मिलकर के पैसा दिया। जब सफदरजंग के अंदर उनका इलाज चला तो वहां पर स्टैंड डालने के लिए उस समय 1,60,000 रुपए की मांग की गई थी। वहां 80,000 रुपए का एक स्टैंड, 2 स्टैंड डालने थे, लेकिन स्थिति खराब थी और हमारे भी जो कई साथी ऐसे थे जिनके पास रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने मतलब ताजुब होगा कि हमारे मादीपुर से ही जो ब्याज पर पैसे देते थे उनके पास हम पैसा लेने गए कि आप हमारे को दीजिए, हम 6 आदमी हैं, अगर ये नहीं भुगतान कर पाएंगे तो हम भुगतान करेंगे और उनको ब्याज आपको जो है महीने के महीने हम देते रहेंगे, मतलब उनके परिवार को ज्यादा वो भार नहीं पड़े। उसमें क्या हुआ, दुर्भाग्य रहा कि ऑपरेशन सफल होने के बाद उनका जो है स्टैंड जो है बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनका देहांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जो जितना खर्चा हुआ वो वापस पैसे उनको दे दिए गए, थोड़ा बहुत जो है 20-25 हज़ार रुपये हुए उसको बहन करके और वो वापस पैसे दे दिए गए। जब उनके दाह संस्कार हुआ तो शायद जो पश्चिमपुरी का शमशान भूमि है उस अंत्येष्टि में जितने लोग शामिल हुए थे, शायद पश्चिमपुर के इतिहास में आज तक इतने लोग नहीं हुए। सभी जो है सभी समाजों के सारे लोग जिनको पता था कि ये ऐसा ग्रुप है जो काम करने वाला है, उनके अंत्येष्टि में सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए। तो मैं जो है आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि चाहे ठीक है हमारी संस्था के पदाधिकारी संख्या जो हमारी कम हो सकती
पड़ती है। 19 सदस्य हैं, आज भी हम 19 के अंदर से ही चुनाव करते हैं, क्योंकि जो सदस्य नहीं है हम उनको ही बनाते हैं, जो उसमें तन मन धन और समय, चाहे हम दिन में सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, बाकी किसी का फोन आएगा तो शायद उठाए या नहीं उठाए। घर वालों को भी कह रखा है कि बाकी फोन नहीं उठा पाए, लेकिन अगर हमारे इन सदस्यों का किसी का फोन आएगा तो आप तत्काल बताना, उसी समय उनकी पूछा जाता है कि क्या कैसे फोन किया। और ऐसा हमारा एक सामाजिक जागृति मिशन एक ऐसा ग्रुप है जो हम परिवार के आपस में मेल जोल है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुभम समारिया जी बहुत अच्छे वक्तव्य था, उन्होंने पूरी रूपरेखा बताई, जानकारी दी किस किस प्रकार से रैगर जागृति मिशन का ये प्रयास मतलब चलता रहा, जो आज मादीपुर से निकलकर पंजाबी बाग वेंकटाल तक आ गया है। निवेदन करूंगा श्रीमती शकुंतला खोलिया जी, वो आए और एक क्वेश्चन जो है या पूछे। आप सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा, महान सत्याग्रह किस चीज के लिए था, ये प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। महान सत्याग्रह किस चीज के लिए था? मैं कृष्ण कुमार सेवड़िया, मादीपुर निवासी। जो महासत्याग्रह था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे शोषित वंचित वर्ग जो जिनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, उनको अधिकार नहीं था, जिस तालाब के अंदर पशु पक्षी पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज के जो शोषित वंचित समाज के लोग थे वो पानी नहीं पी सकते थे। इसीलिए उसी में हमारे समाज को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने एक सत्याग्रह किया और अंत में उस तालाब से सभी ने मिलकर पानी पिया और हमारे समाज को जो है हक अधिकार दिलाया। जब अछूतों को कुएं, तालाब, जलाशयों का पानी छूने नहीं देते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्षता में महाड़ में दलित परिषद की बैठक हुई। अछूतों में साहस एवं जोश बढ़ाने के लिए 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब के किनारे खड़े होकर तालाब का पानी हाथ में रखकर पिया। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सिवलिया जी, आप आगे आइए और मैं दिल्ली प्रांत नगर पंचायत के प्रधान श्री प्रदीप मोहन चावला जी और शकुंतला खोले से निवेदन की उनको सम्मानित करें। आप फूल सिंह जी समनाड़ी जी से निवेदन है कि वो आए और अगला क्वेश्चन पूछे। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने नासिक में किस धर्म क्षेत्र के सत्याग्रह किया था? नासिक के किस सत्याग्रह? राजेश चांदुले जी, भाई पकड़ा राजेश जी। नासिक में किस धार्मिक क्षेत्र हेतु सत्याग्रह किया था? नासिक में कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं हुई, तो बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया और उस दिन से मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो राजेश जी तिथि बता सकते हो? नहीं, तिथि नहीं पता, तिथि आप सही आंसर था ये। नासिक में कालाराम मंदिर के लिए जो 2 मार्च 1930 को अछूतों के लिए मंदिर में जाना बंद था और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया और वो मंदिर में जाना प्रवेश शुरू हुआ। राजेश चांदुले जी, राजेश जी आगे हैं। जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए राजेश चांदोले जी के लिए। ये हमारे पूर्व के अंदर दिल्ली प्रांत नगर पंचायत के महामंत्री रह चुके हैं राजेश चांदोले जी। अब स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा
ओम प्रकाश कानखेड़े जी आए और मिश्रीलाल खोरवाल जी को पुष्पांजलि अर्पित करवाएं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये मिश्रीलाल खोरवाल जी राजस्थानी नागर समाज के प्रधान हैं। इनका बहुत बहुत हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को मैं आपने सभी ने नाम सुना होगा, उस ITI के प्रिंसिपल आदरणीय श्री हेमचंद गाड़ेगाव जी की सपुत्री है और रंगमंच से दूरदर्शन जुड़े रहे हैं काफी टाइम। अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, जो बहुत ही महान वो थे। भीषम सानी थी, उनका जो नाटक था माधवी, उसके अंदर उन्होंने माधवी की भूमिका निभाई थी। चाहे वो दिल्ली के किसी भी कई यहाँ पर जो वो कला केंद्र है उनमें उन्होंने क्या कहते हैं हिस्सेदारी निभाई। और अभी 2-3 साल से वो इस कार्यक्रम को थोड़ा अपने ड्रॉप कर गई, लेकिन अब हमारे इस आग्रह पर वो यहाँ पर आई है और आप सभी के सामने पुरानी जो है, मुझे शायद याद है ताराचंद बंदरवाल जी जब दिनमाती सम्मेलन हुआ था तब भी इनका जो है छोटे थे, जब उस समय भी क्या कहते हैं इनका परफॉर्मेंस थी। तो मैं आमंत्रित करूंगा आज श्री सतीश सीमा जी वो आए। आए बड़े
अतिथि आदित्य योगेंद्र चांदोलिया जी और आनंद सोगले से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्रीमती सीमा जी को हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित करें। परफॉर्मेंस के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। अब मैं स्वागत की कड़ी को नागराज सिंह सेवड़िया जी से निवेदन है कि मुकेश खोरवाल जी और सोन मौर्य जी का पुष्पांजलि अर्पित करवाएं, इनको पटका पहना के स्वागत। और देखो सवाल ध्यान से सुने, जिसको पता हो। हमारा नजर है कौन पहले हाथ खड़ा करता है। जी, ये प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पहले कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? पारस अग्रणी जी को माइक दो। मूक नायक कब भाई कब की थी? कुछ बता पाएंगे आगे कब की थी? 1917 था। चलो कोई नहीं, 1923 में। मूक नायक पत्रिका 1923 में लंदन से स्वदेश लौटकर मुंबई में वकालत के साथ साथ अछूतों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया। आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने पहली पत्रिका मूक नायक प्रकाशित की। मैं भास्कर शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, आए पारस अग्रणी जी, इनको पुरस्कार दें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी देर लगे, इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। श्री रविंद्र कुमार कनवाड़िया जी वो आए और सवाल पूछे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा हेतु पहली फेलोशिप किसने प्रदान की? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा हेतु पहली फेलोशिप किसने प्रदान की? राजा कौकाट। मेरा नाम साहिल है, साहिल लगाया। राजा कौकाट जी ने और कोई है? और कोई? राजेश जी आप जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन चलिए। और कोई? नहीं, कोई और? महाराज गायकवाड़ साहब। पूरा आंसर इसका है बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ द्वारा। इनके द्वारा दी गई फेलोशिप से डॉक्टर अंबेडकर ने 1912 में बीए पास किया। इसके बाद न्यूयॉर्क के कोलंबिया में विश्वविद्यालय से 1915 में एमए एवं 1916 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की शिक्षा पूरी की। इनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिश्रा खोरवाल जी से वो आए और रविशंकर देवपाल जी का हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित करें। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे माननीय श्री योगेंद्र चांदोलिया जी, पूर्व महापौर, आत्माराम लक्ष्य जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष, रहेगा समाज के कार्यों के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अंदर धर्म गुरु ज्ञानसूत सत्संग सभा, धर्म गुरु ज्ञानसूत जी की शोभा यात्रा, जिन्होंने 11 करोड़ बाग के भव्य शोभा
हजारों की संख्याओं के अंदर महिलाओं कलश यात्राओं के साथ निकाली। इनको बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। रैगर जागृति मिशन के प्रधान श्री ओम प्रकाश खड़गड़िया जी, मंच का संचालन कर रहे महामंत्री धर्मेंद्र तोतानिया जी, अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री कुबराम सबलानिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश छोकरिया जी, दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत के प्रधान प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, माजीपुर पंचायत के अध्यक्ष लाजपत चांदोलिया जी और बाबा रामदेवरा धर्मशाला के अध्यक्ष नेत्रांग पिगोलिया जी और भी अन्य समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। सबको नमस्कार करते हुए यहाँ मासूम शक्ति श्री जयंती पर उनको नमन करता हूँ। और रैगर जागृति मिशन के सभी सदस्यों को, उन्होंने कहा कि हमारी संख्या 19 है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि लगातार अनेक वर्षों तक आप बाबा साहेब का प्रचार और प्रसार करने में, जिससे कि समाज उनसे कुछ सीखे, शोभा यात्रा के माध्यम से आप गाजीपुर पश्चिमपुरी में कार्यक्रम करते रहे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने कार्यक्रम के अंदर एक परिवर्तन किया है। शोभा यात्रा से ऊपर निकलकर आपने इस बैंक्वेट हॉल के अंदर जहाँ शादी और विवाह होते हैं, वहाँ पर समाज के सभी लोगों को, विशेषकर बच्चों ने जिस प्रकार से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगर ये शोभा यात्रा होती तो इन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हर चीज में हमको नया पर लेकर आएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए, एक हमारी बहन जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि इसी प्रकार की हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं जिनको समय समय पर मौका मिलना चाहिए। और ज्ञान की प्रतियोगिता, अब नेताराम जी ने तो कह दिया कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन 8 किताबों के नाम बता दिए, तो ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समझने के अंदर अभी तक उनको कोई समझ ही नहीं पाया है। उनका जो जीवन था, इतना संघर्ष था। मैंने उनकी पत्नी रमाबाई के पत्र जो उन्होंने लिखे थे, वो इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कि मेरे पास बच्चों की दवा के लिए पैसे नहीं है। और डॉक्टर साहब ने ये लिखा उनको पत्र के अंदर कि मैं केवल एक समय सुबह नाश्ता ही करता हूँ, दिन का भोजन नहीं करता। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के अंदर शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने अपने बच्चों का भी लालन पोषण, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, वह इस देश के लिए उन्होंने उसको भी, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया नहीं। उनके अनेक बच्चों का देहांत हुआ और उसके बाद भी अब डिबेट को हम करना नहीं चाहते। बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम उनको युग पुरुष मानते हैं, हम उनको देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि उनको भारत रत्न की उपाधि से 1990 में नवाजा गया। ये इस प्रकार की बातें हैं जो हमें समय समय पर समझ आनी चाहिए। उस लोकसभा, भारत का संविधान बनाने वाले व्यक्ति को वो लोकसभा का सदस्य कैसे रोका जाए, ये भी हमारे लोगों ने किया था। मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमें अपने बच्चों को इसी प्रकार से अंबेडकर जी ने जो कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और बिगड़ संघर्ष कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत हो, अखिल भारतीय रैगर महासभा की दिल्ली हो, राष्ट्रीय हो, रैगर छात्रावास राजस्थान जयपुर का हो, सीकर का हो, और माधोपुर की पंचायत हो, रैगर जागृति मिशन हो, और स्वामी आत्माराम दीक्षित जन्मोत्सव समारोह समिति के माध्यम से हमने लगभग 2009 से लेकर अनेक कार्यक्रम किए। अब हमने उसका नाम में परिवर्तन किया है और स्वामी आत्माराम दीक्षित संस्थान के नाम से वो संस्था जानी जाती है। यहाँ जो लोग बैठे हैं, बहुत लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की गतिविधियों में हम शामिल होते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है स्वामी आत्माराम दीक्षित जन्मोत्सव समारोह समिति के बाद संस्थान बनाने का, कि हम उस रैगर समाज के व्यक्ति को, आखिरी व्यक्ति को जो बड़ा चिंतित है, जो
इलाज कराने में असमर्थ है, तो खूबराम जी को मालूम है, चाहे चूरू हो और चाहे झाड़ली हो, चूरू में तो 2 लोगों को, और इसी प्रकार से जयपुर के अंदर, और अभी 12 साल की एक बिटिया अमीनू रेगर को 2,92,000 आप जैसे लोगों के माध्यम से ही, आपका जो सहयोग था, इसके माध्यम से हम इस परिवार तक पहुंच पाए। इस प्रकार के खूबराम जी बता रहे थे कि माधुपुर जी के लिए हमने क्या किया। हमें आज हम इस स्थिति के अंदर हैं कि अगर हम माध्यपुर से उठकर यहाँ तक आए हैं, तो इसका मतलब हमारी संस्था स्वावलंबी हो गई है, मजबूत हो गई है। हमें अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, मुझे याद है जब मुझे रायगढ़ महासम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई थी, तो रायगढ़ महासम्मेलन को सफल करने के अंदर मादीपुर के लोगों का, जागृति मिशन का, मादीपुर पंचायत का, सभी लोगों का, और हमने यूनिट व्यवस्था के माध्यम से जो हमने वहां पर अपनी दिल्ली की ताकत दिखाई थी राजस्थान को, कि दिल्ली के लोग जो है वह लगातार सक्रिय हैं। और उसके बाद हमने ताल कटोरा के बाद विज्ञान भवन के अंदर आप बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। मैं केवल अंत में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्था है, जो बहुत गंभीर बीमारी जिनको होती है, उसके इलाज में पहला प्रयास सरकार से मदद दिलवाना, और अगर सरकार मदद नहीं दे पाएगी, यथासंभव उसकी मदद करने के लिए हमने अभी जनवरी के अंदर ये पखवाड़ा शुरू किया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे 350 दानदाताओं ने उसमें सहयोग देकर हमने 3,85,000 रुपए की FD करा दी है, और उसका पैसा, एक पैसा समाज का पैसा है। और वह केवल जिस प्रकार से हमने अभी कार्यक्रम किया था, डॉक्टर मुकेश चंद्र जी का कार्यक्रम किया था, और होली पर होली मंगल का कार्यक्रम किया था, मैंने उस दिन भी कहा था उसमें होने वाला खर्चा हमारी संस्था वहन करेगी। जो व्यक्तियों ने, जिन माताओं बहनों ने, जिन युवाओं ने 1100 रुपए दिया है, उनकी एक पाई जो है बैंक में FD के माध्यम से सुरक्षित है। वह केवल उन्हीं को मिलेगी जो 5 सदस्य हमारी जो टीम है वह तय करेगी कि इसकी इतनी मदद करनी चाहिए। मैं पुणे रायगढ़ की जागृति मिशन को शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं बैठी हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, टिप्पणियों से बचें, टिप्पणी ना करें। और समाज जो है सब देख रहा है, समाज जो है बड़ा बलवान है, और समय समय पर समाज जो है ताकत दिखा देता है। आज ऐसे ही लोग धर्मदास शास्त्री जी का नाम ऐसे ही नहीं लेते, उन्होंने समाज के लिए किया था, इसलिए लोग धर्मदास शास्त्री जी का नाम लेते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र चांदोलिया जी। योगेंद्र चांदोली जी, आप अभी लग जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर। पीछे जाओ। मेरा पहला क्वेश्चन यही हो गया कि आवाज क्यों नहीं आई फिर? ध्यान नहीं था इनका। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा हेतु दूसरी छात्रवृत्ति किसने प्रदान की थी? राजेश चांदोला जी ने हाथ उठाया है, इसके अलावा और कोई? जी राजेश सिंह। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको दूसरी छात्रवृत्ति देकर विदेशों में पढ़ने भेजा था। फूल सिंह जी, कमल जी को पुष्पांजलि अर्पित करवाओ। कमल बोकोलिया जी को आगे बढ़ाते हुए एक हमारी बिटिया है जयमाला रसोया। मैं रायगढ़ जागृति मिशन का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मुझे बाबा साहब के जन्मोत्सव पर ये अवसर प्रदान करा कि मैं उनके जीवन के बारे में कुछ शब्द कहूँ। मेरी पीछे तक आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है? ओके, स्पीक इट मोर लाउड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश हैप्पी इक्वालिटी डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।
किसी को बल से हराना बहुत आसान है, पर किसी को उसकी सोच से हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह कार्य करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और बाबा साहेब ने सोच से हराने के लिए अपने आप को समाज से अलग रखा और ये दिखाया कि जो जाति आधारित समाज है उसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। तो किसी को उसकी आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से किसी को डिफीट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट था। इसी मुश्किल काम को करने का श्रेय बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हजारों सालों से चलती आ रही जातिवाद की प्रथा को के खिलाफ कैसे उच्च जातियों के खिलाफ खड़ा रहा जा सकता है, और एक साहस दिखाया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्य सर्वप्रथम बाबा साहब के द्वारा बहुत मजबूती के साथ किया गया। आज अम्बेडकर साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अम्बेडकर साहब का संपूर्ण जीवन हमारे लिए एक सीख है, एक पथ प्रदर्शन है, जो हमें आवश्यकता पड़ने पर समाज के साथ और आवश्यकता पड़ने पर समाज की कुप्रथा के खिलाफ खड़ा होने के लिए भी प्रेरणा देता है। मैं अपने आप को हमेशा बहुत प्राउड फील करती हूँ दैट आई एम अ पार्ट एंड अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, एंड बाबा साहेब was the person who has led down a path that we should not only work for the political equality, justice and rights, and he was the person who found and who led the image कि हमें कहीं ना कहीं इस समाज को लोकतांत्रिक, समाज को न्यायपूर्ण और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। और हमेशा हमें सिर्फ संविधान के अंदर ही कुछ जो फीचर्स डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स डालकर हमारा काम खत्म नहीं। He was the person जिसने कहीं ना कहीं या जिन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं डेमोक्रेटिक नेशन का एक पार्ट हूँ, और इसी के साथ मैं कुछ शब्द और उनके बारे में कहना चाहूँगी। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस टीचर आई ऑलवेज प्राउड कि हम कई बार जब भी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वी हैव वीक कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पीपल यूज्ड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड जस्ट टू फुलफिल देयर पर्सपेक्टिव, एंड द पॉलिटिकल पार्टी यूज्ड टू चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू जस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स पर्सपेक्टिव, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लाइक दिस। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो बहुत मजबूत हैं, पर फिर भी भारत के संविधान का ढांचा, उसका खाका कितनी भी कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं बदलता। इस कार्य का श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब को जाता है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अगर संविधान का गलत इस्तेमाल किया गया तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होगा जो संविधान पढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर एक जीवन से दस्तावेज बनाया जो समाज में आने वाली जरूरतों के हिसाब से, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पर्सन, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उस संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को कभी भी अपने लिए इस्तेमाल न कर सकते। और वी शुड थैंक बाबा साहेब कि आज जिस इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, जिस जस्टिस के बारे में बात करते हैं, वो हमें उन्हीं से मिला। जस्टिस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से दिलाना इट्स वेरी इजी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम जस्टिस के साथ साथ सोशल जस्टिस के बारे में बात करें। उस सोशल एक्सक्लूजन के लिए जो उन्होंने अपने काम किए हैं पूरे जीवन में, हम उसके लिए बहुत प्राउड फील करना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी एंड फ्रॉम मुझे आई एम वेरी प्राउड दैट मुझे दोबारा से मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे अवसर मिला कि मैं बाबा साहेब के जीवन के बारे में बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करूँ। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की। हिंदू कोड बिल के अंदर बहुत सारे कुछ उन्होंने एडिशंस करने की कोशिश की, जिसको पहले नकारा गया गांधी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, बट बाद में इंडिया उनको समझ में आया कि द आइडियोलॉजी दैट वी हैव इट्स वेरी ट्रू एंड यू हैव टू हैव इट, and in the end they were part of the Indian Constitution and we are successfully accepted it. Thank you so much everyone for listening. बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। इनके लिए एक जोरदार ताली, जोरदार। जय 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 भीम, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बच्ची का। जय माला रसोया जी।
का क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था? गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस तीनों में लिया था। गोलमेज तीनों में लिया था हिस्सा, तीनों गोल में। तीनों में ही लिया था उन्होंने हिस्सा। 3 गोलमेज हुई थी, तीनों में ही हिस्सा लिया था। तालियां बजाएं। 1930 में, 31 में, 32 में। इसमें थोड़ा सा मैं व्याख्या करता हूँ इसकी भी। लंदन में पहली बार 12 नवंबर 1930 को, दूसरी 7 सितंबर 1931 को और तीसरी 7 नवंबर 1932 को 1930 में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए दलितों का कई उपलब्धियां दिलाई। इसके अंदर मैं एक और व्याख्या करना चाहूंगा। ये वो सम्मेलन था जो दलितों को बड़ा अधिकार दिलाने वाला था। इस सम्मेलन के ऊपर ही सारी दिशा निर्देश टिके हुए थे। बाबा साहब ने पूरी मेहनत की थी इसके ऊपर कि किसी भी तरीके से मैं अपने समाज को न्याय दिला सकूं। और न्याय दिलाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी उनको। संविधान सभा को मजबूर कर दिया उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए। और पहली कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस में अपना प्रस्ताव रखा उन्होंने और वो मान्य हुआ। जब तीसरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तब ये गुगली चलती गई। गुगली से कहने मतलब है ग्रेड की भाषा के अंदर कि राजनीतिक चाल। तो तीसरी कॉन्फ्रेंस होनी थी तो हमारे गांधी जी थे, वो राजनीतिक चाल चल गए, जिसके कारण बाबा साहब को हार का ठीकरा फूटा उनके ऊपर। हार माननी पड़ी बाबा साहब को उसके अंदर। मैं एक चीज और बताऊंगा इसमें कि वही एक काम था, एक समय था जब बाबा साहब के पास गांधी जी की मिसिस कस्तूरबा गांधी उनकी जीवन रक्षा के लिए भीख मांगने आई थी। इससे पहले कभी नहीं आई वो कि कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी को बाबा साहब से भीख मांगी थी कि मेरे पति को बचा लो, फिर आप बचा सकते हो। तो बाबा साहब ने अपने कर्तव्य को निभाना करते हुए थोड़ा उनकी बात मानी, देश को मानते हुए इतना दबाव पड़ा उनके ऊपर, राजनीतिक दबाव पूरा था, पूरा क्षेत्रीय दबाव पड़ा उनके ऊपर और उनको बात माननी पड़ी। जी कारण है कि आज हमें उसके अंदर क्या था कि 1909 में 1919 के अंदर तो माइनॉरिटी सिस्टम जो होता है, माइनॉरिटी को हक दिया गया था वोटिंग का। 1909 के अंदर दिया गया मुस्लिम लीग को, 1919 में दिया गया था सिख को। तो इसी ब्याह पे बाबा साहब अपना वो मांग रहे थे कि हमें भी अलग से वो मिले। उस मिलने का कारण गांधी जी ने इसका मना किया हमको कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो दलित समाज है वो हिंदू का एक पार्ट है। क्या हिंदू पार्ट मानते हैं, उन्होंने कहा लेकिन माना किसी नहीं जाता। इसी कारण से वो उनको हार माननी पड़ी। ये बोलने से मिल मैं गीता सवलानी जी को बोलूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं, इनका हौसला बढ़ाएं। अब अगला क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन काफी है। भारत रत्न बाबा साहेब श्री भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सैनिक दल की स्थापना की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सैनिक दल की स्थापना की? क्या किसी को पता है तो बताया। इनका सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस सैनिक दल की स्थापना की थी? आर्मी।
लक्ष्मीनारायण सिरसा जी को दीजिए। समता सैनिक दल। बहुत बढ़िया सवाल, सही आंसर बिल्कुल। बिल्कुल सही आंसर। 1927 को समता सैनिक दल की स्थापना की गई। बहुत सही जवाब। धन्यवाद। मैं लक्ष्मीनारायण सिरसा से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और इनको सम्मानित हौसला बढ़ाने के लिए श्री परमान कांसोटिया जी आए और श्री प्रताप झुनिया जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आए। रोशनलाल कनवाड़े जी वो शख्स है जो हम शुरुआत में शोभा यात्रा निकालते तो दिन रात लग करके हमारे साथ में और रेडी पर निकालने में इनका सहयोग रहता था बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन टाइगर जागृति मिशन के महासचिव श्री धर्मेंद्र दोकानी से निवेदन है कि वो आए और अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वप्रथम किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। मैंने तो पूछा ही नहीं तुमसे। परमानंद कांसोटिया जी। हेलो, मैं रेगल जागृति मिशन का सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो बच्चे ने नाम बताया वही मैं बताऊंगा, बच्चे को दे दो पुरस्कार। आज के एक राज्य बाबा साहब ने सबसे पहली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे बच्चे को पुरस्कार दें। सबसे खुशी की बात है इस प्रोग्राम में एक बच्चा और तैयार हुआ हमारा एडमिशन के लिए, जो बाबा की बात को जानता है। मुझे खुशी है इस बच्चे ने बताया कि धन्यवाद की बात है। जोरदार तालियां लाभा कबराड़े जी के लिए। ये स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट के दबावों के चलते दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को वापस लेना पड़ा था, तो उसके जवाब में 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया गया। 1937 के आम चुनाव में केवल सुरक्षित 17 सीटों में से नवनिर्मित स्वतंत्र मजदूर पार्टी के खाते में 15 सीट दर्ज की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री लेखराज चांदोलिया जी, वहाँ आए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अब प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान लिखने में कितना समय लगा था? बहुत बढ़िया बेटा। उन्होंने पूछा बाबा साहब आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा आज जो तख्त के ऊपर बैठे हैं ना, अब वो वहां से उतर जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो जमीन पर बैठे हैं ना, वो सब अब तख्त पर बैठा करेंगे। ये हुआ है आज हमारे संविधान लागू करने से। धन्यवाद। बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए लक्ष्य कनवाड़िया, इनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री खजान सिंह बारोलिया जी और श्री देसराज अलूरिया जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप मोहन चांदोलिया जी से। वो हमारे दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत के प्रधान हैं। और बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी साथियों को जय भीम। आदि मानव से मानव इस प्राकृतिक में प्राकृतिक की देन से सब बने, लेकिन उस मानव से महामानव अभी तक इस विश्व में सिर्फ एक बना है, वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक बार जोरदार तालियां। इस सभागार का हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि वो जोरदार तालियां बाबा साहब के सम्मान के लिए। आज
उस महान व्यक्ति, उस महामानव की वजह से जो मानवों को इस भारतवर्ष में अधिकार मिले हैं, जो मातृशक्ति को अधिकार मिले हैं, जो बच्चों को सम्मान मिला है, उसकी व्याख्या करना, उनको सीमाओं में बांधना शायद अभी तक किसी के भी कार्य में संपन्न नहीं है। बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं वो सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने नारी मुक्ति, कर्मचारियों के लिए, इस देश की संरचना, आजादी के बाद इसके डेवलपमेंट के लिए जो काम किए हैं वो वर्ल्ड में सराहनीय है। इसके लिए शायद पूरा विश्व उनको इस सदी का, मतलब अब तक का सबसे बड़ा विश्व पुरुष मानते हैं। अपने घरों में चर्चा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे आज इस कार्यक्रम में मिला कि उनके बारे में जो चर्चा आप लोगों ने अपने परिवार में की है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मातृशक्तियों को उसके बारे में, और आने जो ये पीढ़ी जिसके आगे, जिनके हाथ में समाज, ये देश आएगा, सबसे ज़्यादा इन बच्चों को उनके बारे में जानकारी है। तो बाबा साहब का जो सपना है वो साकार होता नजर आ रहा है। जो इन बेटियों ने आज बाबा साहब के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं आप मातृशक्ति को, आप परिवार को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं। और एक जानकारी अभी हाल फिलहाल में मुझे मिली, कुछ नेत्राम जी ने बताई, कुछ वक्ताओं ने बताई, तो जो संविधान समिति बनी थी, उस संविधान समिति में हमारे समाज के डॉक्टर खूबराम जाजोरिया जी भी एक सदस्य थे। तो उनका भी उतना ही संविधान बनाने में योगदान है जितना बाबा साहब का। तो क्या मैं कह रहा हूँ उनको सीमाओं में नहीं बांध सकते। तो एक बार जोरदार तालियां खूबराम जी के लिए भी। और उनको कहते हैं कि दिल्ली का जो प्लान बना था वो उसके निर्माता थे। बाबा साहब के उपलब्धियां, उनकी डिग्रियां, उनकी शिक्षा और उनके बारे में परिचर्चा करना, चर्चा करना, अपने परिवार में, अपने घर में उनकी शिक्षा का परस्पर प्रदान करना, यही आने वाले भविष्य में बाबा साहब को पूजनीय बनाता है और पूजनीय बना रखा है। अगर हम उनकी शिक्षा को लेकर चलेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक प्रगति की ओर बढ़ेगा। आप सबने आज बाबा साहब को नमन किया। मैं आप सबका रहगति जागृति मिशन का, जो हमेशा बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन करते थे, आज एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया जिसमें सांस्कृतिक और एजुकेशन को लेके और बच्चों की एजुकेशन का पता चला। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोश से, मुझे पता है भाई थोड़ा लंच का टाइम हो गया है, मुझे आप लोगों का ख्याल है, क्योंकि जान खाएंगे जब तो कुछ आएगा। अब मैं निवेदन Bye.
तालियां बच्चे के हौसला अफजाई के लिए। आज के इस प्रोग्राम के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अंदर इन छोटे छोटे बच्चों ने इनके हौसला अफजाई के लिए बाबा साहब के जन्मोत्सव पे इन्होंने जो नृत्य पेश किया, इनके लिए एक बार जोर से फिर बधाई, जोर से तालियां। मैं निवेदन करता हूं तीनों बच्चों को, भूमिका, सुजैन और लक्षिता, वो स्टेज पर आ जाए। जय भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। अब इसके बाद में मैं बिटिया सुजैन से निवेदन करूंगा वे ऊपर आए, और पुष्पा कानखेड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, बच्चे का सम्मान करें। पुष्पा कानखेड़िया माता की, भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। श्रीमती विद्या दौतानिया जी आ जाओ जी। जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा जो अभी हमारे जो अतिथि आए हैं, श्रीमती वीना जाजोरिया जी, संतोष मौर्य जी, अंजू बारोलिया जी, मंजू बारोलिया जी, बिमला चंदुत्रिया जी, वो आए बाबा जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। श्रीमती रचना सेठिया जी, इंदु सक्करवाल जी, मीनाक्षी बोकुलिया जी। बहुत सारे काम होते हैं अंकल जी, बहुत सारे काम होते हैं। 2 बजे की बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। सार्वजनिक बोल रहे हो, सार्वजनिक बोल रहे हो, सुनोगे नहीं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री खजान सिंह बारोलिया जी, पूर्व प्रधान दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत, वो आए और बाबा साहब के जीवनी के ऊपर प्रकाश डाले। जोरदार तालियों से श्री खजान सिंह बारोलिया जी के लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप सभी को जय भीम। मैं लगाऊंगा पे, मैं बोलूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा आप सभी लोग बोले बाबा साहब का नाम करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, सभा में मौजूद समाज के गणमान्य व्यक्ति, हमारी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सभी को मैं देवी करते हुए बात करता हूँ कि बाबा साहब ने पूरे जीवन में इतना संघर्ष करके आज हमें जो मान सम्मान की जिंदगी दी है, हम कितने भी जन्म ले लें हम उनका ऋण नहीं उतार पाएंगे। ये सत्य है, परम सत्य है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी जानकारी में बात आई, आप बड़े गौर सुनना, कि अमेरिका जैसे विश्व शक्ति के 1957 के अंदर वहाँ पे कालों और गोरों में बहुत फर्क था। मतलब गोरे लोग राज करते थे और काले लोग जो थे उनके गुलाम थे, और गुलाम की भी ऐसी हालत थी कि उनको पैरों में बेड़ियां, सांकल वगैरह बांध कर रखना, उनको मारना पीटना, उनसे काम कराना थे। लेकिन 1957 के बाद में वहां से क्रांति आई कि काले लोगों ने अपना हक जाना और अपनी लड़ाई लड़ी, और आज हालत यह है कि उस देश के अंदर बड़े बड़े पद, राष्ट्रपति पद पर भी काले लोग वहाँ काबिल हो चुके हैं। वहाँ के जो गोरे लोगों ने भी समझा कि नहीं, हमने जाति के, हमारे पूर्वजों जाति के, उन्होंने सामूहिक माफी मांगी काले लोगों से, एक अपील जारी की पूरे देश के अंदर। लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद होने पर भी हम पूरे आज़ाद नहीं हो पाए हैं। आज भी हमारे समाज के अंदर जो एक परंपराएं चल रही हैं, दलितों के साथ में अन्याय, भेदभाव, ये आज हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे आप अपनी समस्या के सारे ताले खोल सकते हैं, लेकिन आज भी हम राजनीतिक तौर पर हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। जो लोग बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत पदों पे जीत के आते हैं, बैठते हैं, राजनीतिक मलाई चाहते हैं, वे बैठने के बाद में बाबा साहब के मिशन को भूल जाते हैं, बाबा साहब की कुर्बानी को भूल जाते हैं, समाज में हो रहे अन्यायों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी का पटका करके घूमते रहते हैं और बाबा साहब के नाम को बदनाम करते हैं। मैं
आप सभी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने एक बात ये भी कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि अंधे बनो, गूंगे बनो या बहरे रहो। समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। ये बात मैं आपसे निवेदन करूंगा। हमारे मंच संचालित भाई चंद्र जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात नारा दोबारा लगाएंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब श्रीमती गीता सक्करवाल जी जल्दी से आए और सवाल पूछे। पहले तो सबको मेरी तरफ से राम राम, जय भीम, जय भारत। मेरा सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कब ली थी? मैं रिपीट करती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कब ली थी? अनुष्का, 14 अक्टूबर 1956। बहुत बढ़िया बेटा, एक बार बच्चे के लिए तालियां हो जाए। एक बार मैं जवाब अच्छा खुला से पढ़ के बताती हूँ। देश में कानून बनाने के बावजूद भी अछूतों को दायने की थी, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बौद्ध धर्म ही दलितों को सबके बराबर ला सकते हैं। इसको मूल रूप देने के लिए उन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उन्होंने कहा था कि हम भारत के मूल निवासी हैं और हम किसी ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारा भारत प्रेम बांटकर या छीनकर विदेश में ले जाने का कारण बने। इसलिए नागपुर 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर नए युग का प्रारंभ किया गया। धन्यवाद। इनको सम्मानित करने के लिए मैं इनके साथ मीना जी को बुलाऊंगा कि वो आए और बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित करें। कल्याण सिंह जी आइए, आप सवाल ध्यान से सुने। सभी को एक बार फिर से जय भीम। प्रश्न है कि डॉक्टर साहब अंबेडकर का देहांत कब और कहां पर हुआ था? थोड़ा बोल, दिल्ली में कितने गए? सिविल लाइन्स अंबेडकर म्यूजियम बना हुआ है आगे हमारे पूरा ठीक है जी, धन्यवाद आपका। इसका मैं उत्तर आपको संक्षेप में देता हूँ कि 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में एक मिनट, दिल्ली में सिरोही नरेश के मकान 26 अलीपुर रोड, जहां विधि मंत्री से त्यागपत्र देने के बाद रहते थे, वहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इस दिन को हम वहां परिनिर्वाण दिवस में मनाते हैं। सभी को जय हिंद। धन्यवाद। इनका सम्मानित करने के लिए मैं मधु कौंडरिया जी और कविता खोड़िया जी से निवेदन है कि वो आए और इनको सम्मानित करें। सबसे पहले तो जागृति मिशन के सभी सदस्यों को ऐसा भव्य और उत्कृष्ट कार्यक्रम करने के लिए हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ये आप सबको पता होगा। कौन सा विषय ऐसा है जिसपे उन्होंने अपनी लेखनी नहीं चलाई? बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने ली और बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। इससे संदर्भ ये प्रश्न है, उस ग्रंथ का नाम बताए जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा किंतु वह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका। मतलब वह उनकी मौत के बाद पब्लिश हुआ वो ग्रंथ, वो किताब, उसका नाम बताए। क्या नाम? आपका नाम बताइए। और कोई? मुझे लगता है जब तक लोग नेट सर्च करके देख लेंगे इसलिए इसका आंसर ये बताएं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर
अम्बेडकर जी ने अंग्रेजी में द फुट एंड हिज थंब ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था और बुधवार 5 दिसंबर 1956 को इस ग्रंथ की भूमिका लिखकर ग्रंथ को पूर्ण कर डॉक्टर अम्बेडकर जी बिस्तर पर सुख की नींद हो गए। उनके देहांत से एक दिन पहले की घटना है। 1957 में इसको प्रकाशित किया गया। इसका पहला हिंदी संस्करण 1961 में प्रकाशित हुआ। अखिल भारतीय रैगर महासभा आप आए और बाबा जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। अगले सवाल के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री हरिचंद्र रसोई। प्रश्न है जी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने अनुयायियों को क्या मूल मंत्र दिया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने अनुयायियों को क्या उन्होंने बोला शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अंबेडकर को मानपत्र अर्पण किया, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि मेरा आपको एक ये संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। धन्यवाद। आइए और इनको सम्मानित करने के लिए मैं बीना जाजौरिया जी से निवेदन है कि वो आए, जो अखिल भारतीय रैगर महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। अम्बेडकर जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? परमान जाजौरिया जी को दीजिए। समता स्थल। देशराज अंदुरिया जी को दीजिए। आप बोलिए खजांची का पता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल चैत्य भूमि सही आंसर है। मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में डॉक्टर अंबेडकर जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई लाया गया एवं 7 दिसंबर 1956 को बौद्ध परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया गया, जहां अब चैत्य भूमि स्मारक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे A क्लास पर्यटन व तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है। मैं खजांची से निवेदन करूं, आइए। निवेदन करूंगा आदरणीय श्री आनंद सोंगड़े जी से, जो अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री आनंद सोंगड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, हम सभी के लिए वो एक ग्रंथ है। उनकी विचारों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक आसान काम नहीं, बहुत कुछ समय देना पड़ेगा। आज भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम कहें तो दुनिया के देशों में हर जगह ऐसे समाज बने हुए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भारत के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, तो उन्होंने बाबा साहब के लिए एक ही बात कही थी, काश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका में होते तो वहाँ उन्हें सूर्या की उपाधि दी, जिन्होंने हमेशा प्रकाश दिया, उजाला दिया। 1948 संविधान के दौरान भी बाबा साहब के साथ
महिला उसके पास पहुंची, इन्होंने बाबा साहब के साथ हर संघर्ष में काम किया। उस महिला के कंधे पर 3 साल का बच्चा था। महिला ने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब मैंने आपकी आप कभी के साथ आपके साथ सहयोग मेरे प्यारों में खाते थे, मुझे क्या मिलेगा? बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि मैं कुछ नहीं मिलेगा। महिला यानी तब हो गई, तुरंत पहले बाबा साहब ने मुझको कहा, जो तुम्हारे कंधे पर बच्चा बैठा है वो एक राजा बनेगा, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। जो अनुसूचित जाति थी उनको गाँवों में क्या शहरों में क्या कास्ट के नाम से बुलाते थे, चमार बोलते थे, ढिलट बोलते थे, ऐसे ऐसी बातें थी। नहीं होता जब पीछे से और समाज के लोग होते हैं वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। और ये ध्यान देना, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर हमारी शिक्षा को और बेहतर बनाएं और जो भी गवर्नमेंट के कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर ऊँचे ऊँचे पदों पर हमारे जो बैठे तो ये बदलाव आ सकता है। नहीं तो गिनती के लोग होते हैं हमारे समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के, IAS ले लो, IPS ले लो, डायरेक्टर कमिश्नर, कोई ज़्यादा नहीं, पर आज भी हम देखते हैं कि कोई आगे नहीं है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज से 12 साल पहले समाज का आदमी पढ़ा लिखा उसने उनको किसी बारे में बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस विधायक ने उनको चमार का, ढेर का, पता नहीं कितनी गालियाँ दी। वो आदमी सुनने से आई और उसके अंदर एक ऐसी बात थी, एक ऐसा जुनून था कि ये गलत हुआ। आज से उसने उस पर एक्शन लिया, एक्शन ऐसा हुआ वो विधायक को जेल हो गई। 7 दिन बाद उस विधायक की जमानत हुई। उस विधायक ने उसके घर पे जाकर माफी मांगी, उसको खत्म किया। तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा, अगर बदलाव लाना है, अंदर की सोच को बदलना है, हमें ऐसा बनना अपने आप को बदलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम देखें राम राज्य का कार्यकाल था, जो राम राज्य का युग था, उस समय हमें देखने को मिलता है कि ऋषि वाल्मीकि बहुत बड़े ऋषि, उनको सम्मान इसलिए नहीं दिया गया कि वो वाल्मीकि थे, नहीं तो उनकी तुलना हम करें तो उनके बराबर का कोई ऋषि नहीं होगा। हम सब पूजा करके करते हैं, पर जो और बराबरी के लोग हैं जो अपने आप को नीचा मानते हैं, उनके अंदर की सोच नहीं बदलना, उस अंदर की सोच को हमें बदलना है। यही हमारा बाबा साहब के लिए, बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष हमेशा जारी रखेगा। हमारा संघर्ष जब तक रहना चाहिए तब तक अंदर की सोच मानना। आज हमें एक चीज और देखने को मिलती है, अगर हमें करोलबाग का चित्र देखें तो हमारे जो मकान बनाए थे, जैसे बदलाव आया जमाने में, रेट बढ़े, आज 1 करोड़ में हो गए। लोगों ने किराए की नहीं बना दी, किराए को ही शिक्षा को समझ लिया कि किराया आ रहा है हमारा, कुछ करते नहीं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। समापन होगा।
थोड़ी देर में। और आज क्या है, खुशी का दिन है, जन्मदिन है। जन्मदिन होते खुशी पर क्या करते हैं, डांस वांस करते हैं। तो सिर्फ एक गीत जो है हमारे खजान सिंह बारोला जी दुनिया को तब गिनती आई, की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देखा न दशमलव भारत को यूं जान पे जाना मुश्किल था। धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा भगवान करे और बड़े, बढ़ता ही रहे और झूले भरे, बढ़ता ही रहे और झूले भरे।
कार्यक्रम में अतिथि उपस्थित हुए हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। उसके बाद यहाँ जो है ये फ्लोर लगी हुई है डीजे की, इसके ऊपर बच्चे डांस करेंगे, यहाँ महिलाएं करेंगे, थोड़े और गैप दे करके वहाँ जेंट्स सभी डांस करेंगे क्योंकि आज खुशी का दिन है। तो ओम प्रकाश कानखेड़े जी आए और सभी का धन्यवाद। हमारे एक निमंत्रण पर और करीब 100% लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज की, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जितने बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया उनका भी धन्यवाद। गीता सक्करवाल जी, गणेश जिगिरिया जी, जिन्होंने बच्चों को तैयार किया, इनको धन्यवाद। जितने साथी वहाँ आए, मातृशक्ति हैं, बच्चे हैं, सभी का धन्यवाद। अब बैठे बैठे काफी समय हो गया तो खाने का समय भी खाना लगी गया है, तो थोड़ा खाना खाने में संख्या हिलाने हो रहे हैं शरीर को, तो अच्छा रहेगा, खाना ज़्यादा खाया जाएगा। तो मैं सभी का धन्यवाद करने के साथ साथ ये कहूँगा कि जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सारे डांस फ्लोर पे आ जाए। छोटे बच्चे खड़े हुए, छोटे बच्चे सारे जो 25 साल से नीचे वाला समय आ जाए, बच्चे 25 साल से नीचे वाला आ जाए।
भीम साथियों, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब जब पाप बढ़े, सबका इतिहास पलट रख डालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना
बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला हो, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। धन्यवाद की कोख की जिससे ऐसा लाल भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसा पिता हो जिस बालक को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दिव्य प्रभा रत्न तू, साधु वरदान तू, आद्य कूल भूष तू, भीम राजा है तू, सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति, शास्त्र शासनमति, बुद्धि तेजा है तू, पंकजा नरवरा, रक्त स्वजन उद्धरा, भगवंत अमुचाखरा, भक्त राजा है तू। दिशाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। दिशाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। इतने हैं उपकार तुम्हारे कोई कैसे बाचे, 14 सरोवर वो महड़ का पानी पिया हो जाके, शूद्रों को अस्तित्व मिला रे मिलाई तेरी मुहिम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, 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 जय जय भीम बाबा जय जय भीम। भगवान बिल्कुल सबका एक संदेश क्या सबके पास नया आइडिया है। और जब अगली बार ये भी क्लियर हो गया कि लोगों तारीफ करने की मंदिर है उसके साथ ऐसी जगह एसी में डालना करना होगा। और हमने कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है, जब हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा हम सब कर रहे हैं, हम तो एंजॉय भी ये एक दूसरा अपना जो है था अरे अपना करके अभी कुछ ही समय बाद जो है ना अपनी बातें रहेगा मामला में चुनाव होने वाला, और आपको जब ध्यान देने की जरूरत है कि मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कराऊंगा। कैसे जाना है वोट मिले सबकी आगे जो नंबर है, अपने रिश्तेदार खास जो है तो आप तक पर वोट दे देंगे आगे, क्योंकि 20 ही आदमी ये 20 आदमी बच्चों का नहीं है, 25 साल से ऊपर का कोई भी उसका बनाया उसकी लिस्ट बना जमा होगा किसी बच्चों की लिस्ट बना 20 आदमी का हमने बनाएंगे उसके बाद क्योंकि आज जब हम इस तरह से आगे काम बढ़ते हैं अपनी सबकी जो है पहचान जितने भी आया जीती आए वाले सबके अंदर भी इसको लेकर जागृति मिशन का दिमाग में सबके बीच में है क्या लेकर जागृति लोग जो है सोशल मीडिया में बहुत कटाक्ष करते रहते हैं, हम लोगों को कटाक्ष से क्योंकि अपने अगर अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगा देंगे ना उसकी बात का जवाब देने में एनर्जी हमारी खत्म हो गई। हमें एनर्जी उसके लिए अपने अच्छे काम करके
यही था। तो वो वक्त तक ये सोचते थे क्या करते हैं, क्या आइए, लेकिन आज सबको पता लगा कि ये है